सोख्ता भाग 4। अफरोज, मुझे तुम्हारी बात याद है कि मरने से कम बच्चों को एक सिर छुपाने की जगह तो दे जाऊं। हाँ शांति भाई, इस काम में हाथ डाले देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कम से कम आपके मरने के बाद बच्चे गाली तो नहीं दे सकेंगे कि मेरा बाप था तो बैंक मैनेजर, पर एक सिर छिपाने तक की जगह नहीं दे पाया हम लोगों को। शराब पीने के बाद भी मधुकर की ना तो संवेदनाएं मरती हैं और ना ही याददाश्त कमजोर पड़ती है। इसके बावजूद मधुकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। इसका अफसोस मुझे ही नहीं, इनके समूचे परिवार को है। मधुकर की बड़ी लड़की सुष्मिता एक लोटे में पानी लेकर आई और मुझे नमस्ते कर पास की खिड़की पर रखे तांबा के छोटे से लोटे में पानी उड़ेल कर चली गई। पीकर बहकने की आदत को लेकर इन बच्चों में कितनी हीन भावनाएं हैं, ये मधुकर की पकड़ से आज तक बाहर ही रहा है। मुझे याद आया, एक बार पानी पीने की बात पर सुष्मिता बोली थी, चाचा पापा की वजह से ही मैं अपनी किसी भी सहेली को संडे को घर पे नहीं बुलाती। मैं अपने कॉलेज की सारी सहेलियों को बता चुकी हूं कि मैं संडे को घर पर नहीं रहती। मधुकर ने शीशी का ढक्कन करकरा कर खोल दिया और शराब एक गिलास में उड़ेलने लगे। मैं अपने को बहलाने के लिए कमरे में इधर उधर देखने लगा। दीवार पर कुछ पारिवारिक तस्वीरों के साथ 2-1 तारीख वाले कैलेंडर टंगे थे। सामने अलमारी पर फ्रेम में मिड़ी हुई 3 तस्वीरें थीं। सबसे बड़ी तस्वीर कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए थी। फिर उससे छोटी फ्रेम में निराला जी की तस्वीर थी और उससे छोटी मधुकर की जवानी की तस्वीर थी। मधुकर निराला जी के बहुत बड़े भक्त हैं। निराला जी की पुण्यतिथि और जन्म तिथि पर मधुकर द्वारा आयोजित कई कवि गोष्ठियों में मैं भी एक श्रोता की हैसियत से सम्मिलित हो चुका हूं। मेरे पढ़े हुए ज्ञान के मुताबिक निराला जी का बहुत कुछ स्वभाव मधुकर से मिलता है। मधुकर का निराला जी के प्रति श्रद्धा भाव का एक कारण ये भी हो सकता है। मुझे अलमारी में रखी तस्वीरों को देखते देख मधुकर बोले, निराला जैसा दबंग और मर्द आदमी मिलना हिंदी साहित्य वालों के लिए अब एक सपना हो गया है। सुष्मिता चाय और प्लेट में चिप्स ले आई। एक कुर्सी मेरे करीब खींचकर उस पर चाय रख दी और लाइट जलाकर चली गई। मधुकर अब तक शायद एक बार गिलास खाली कर चुके थे। दोबारा गिलास में शराब डालकर पानी मिला रहे थे। इसी कमरे में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मक्खनलाल चतुर्वेदी और न जाने कितने दिग्गज साहित्यकार और शायर आ चुके हैं। ये साहित्यकार जितना साहित्य के प्रति समर्पित थे, उतना ही अपने पाठकों प्रशंसकों के प्रति भी थे। वर्मा जैसी नहीं कि बलरामपुर जैसे शहर में भी बगैर प्लेन के नहीं आ सकती। शराब की कड़वाहट के साथ मन की कड़वाहट भी मधुकर की जबान पर उतर आई थी। जबान लड़खड़ाने लगी थी। शांति भाई, बहुत ज्यादा हुआ जा रहा है, अब इसे रहने दीजिए, बाद में पीजिएगा। लेकिन मधुकर नहीं माने। मैं घर में घुसा तो ना तो आंगन में ही कोई दिखाई दिया और ना ही बरामदे में। मैं सीधा अपने कमरे में आ गया। कमरे में लाइट जल रही थी। मैंने टेबल फैन चालू कर दिया। पंखा चलते ही उसकी भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं इस आवाज से पूरी तरह घुल मिल गया हूं, इसलिए अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कमरे में मेरी मौजूदगी का एहसास शायद पंखे की आवाज से अम्मा को हो गया था। मैं पलंग पर बैठा ही था कि अम्मा कमरे में घुसी। मैंने नजर उठाकर अम्मा को देखा। तरन्नुम रो रही हैं, अम्मा बोली। क्यों?
क्यों कहने के साथ ही मेरी नजर दरवाजे तक चली गई। तनवीर सहमा सहमा दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था। अम्मा ने तनवीर की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। गोरखपुर से जो कुछ सुनकर आया वह सब इसने तरन्नुम को बता दिया। मैं तेजी से उठा और एक हाथ कसकर तनवीर को जड़ दिया। किसने कहा था बोलने के लिए? मैं चिल्ला उठा। तनवीर की आंखों में आंसू आ गए, गला रूंध गया। भाईजान, मैंने कुछ नहीं कहा है, चाहे आप आपा से पूछ लो। मुझे लगा तनवीर के सहमे होने का गलत मतलब निकाला। शायद अम्मा ने शक की बिना पर उसको मार खिलाने की धमकी दी होगी, इसीलिए वो डरा डरा खड़ा था। मुझे अफसोस हुआ। मैं कुछ देर खड़ा चुपचाप तनवीर को देखता रहा, फिर कमरे से निकलकर आपा के कमरे की तरफ बढ़ चला। आपा अपने कमरे में चारपाई पर दरवाजे की तरफ पीठ किए लेटी थी। मैं आपा के सिरहाने जाकर खड़ा हो गया और चेहरा झांपते हुए धीरे से सिर पर हाथ रखा। आपा, क्या बात है? आपा जिस तरह लेटी थी वैसे ही लेटी रही, लेकिन आंखों से आंसू भर भराकर निकलने लगे। तनवीर ने कुछ कहा है? आपा ने तेजी से सिर घुमाया। झुंझलाहट के साथ रोनी आवाज में बोली, तुम लोग उसी को बार बार क्यों कह रहे हो? अम्मा अब्बा से बात कर रही थी तब मैंने सुना। आपा अब खुलकर रोने लगी। मैं चुपचाप अधखड़ा आपा का सिर सहलाता रहा। बहाना बनाने का अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब कोई भेजने भिजवाने की बात नहीं करेगा और ना ही कोई वहां जाएगा। आपा उठकर बैठ गई। जिंदगी में न जाने कितनी परेशानियां आती हैं, तो क्या कोई इस तरह घबराता है? हम लोग हैं ना, आप क्यों फिक्र करती हैं? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर सीधी उंगली से काम नहीं बना तो कोर्ट में दौड़ा दौड़ा कर उनकी हालत खराब कर दूंगा। नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस गोरखपुर इसके मुताल्लिक कोई जाएगा नहीं। अच्छा, ठीक है, चलो मुंह हाथ धुलो। आपा खामोश बैठी रही। खाना खाया? मैंने आपा से पूछा। अच्छा, उठो, खाना खाओ। मेरे लिए भी थोड़ा सा निकालो। अब्बा खाना खा चुके? आपा चारपाई से पैर लटकाकर चप्पल में पंजा फंसाने लगी। अभी नहीं। आपा कमरे से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। मैं भी कमरे से बाहर आ गया। आपा, मैं अपने कमरे में हूं। उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैं जवाब आने का इंतजार किए बगैर अपने कमरे में आ गया। अम्मा व तनवीर शायद ऊपर छत पर चले गए थे। रोने से मन हल्का तो होता ही है, सामने खड़ी परेशानी से जूझने की ताकत भी आ जाती है। आपा के रोने से मेरा मन हल्का हो गया था। मैं पलंग पर लेट गया। अचानक डायरी की याद आ गई तो लेटे लेटे ही तकिया के नीचे से हाथ डालकर डायरी को टटोला। इत्मीनान कर लेने के बाद खाली हाथ बाहर खींच लिया। सोचा खाना खाने के बाद आराम से पढ़ूंगा। खाना खाने की फौरन बाद मैंने तकिया के नीचे से डायरी खींचकर लेट गया और डायरी के पन्ने पलटने लगा। 19 अगस्त शुक्रवार। जिंदगी का मकसद सिर्फ सामाजिक रीतियों को पूरा कर लेना ही नहीं है, आत्मसम्मान और उसकी बहबूदी की रक्षा करना भी है। मैं ये जान लेने के बाद कि शादी के बाद भी अनगिनत बार दूसरों की रंगीनियां वो बढ़ा चुकी है, उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान लेता। मुझसे कोई ये क्यों नहीं पूछता कि सब कुछ जान लेने के बाद मैं जिंदा कैसे रह गया। जिंदा तो मैं उन माँ बाप के लिए हूं जिन्होंने बड़े फक्र से अपने लिए बहू चुनकर लाए थे, और जिंदा मैं इसलिए भी हूं कि मुझे अब हर औरत से नफरत है, अपनी मां से भी। 6 अक्टूबर बृहस्पतिवार।
मन के जहरीले खेत में प्यार के अंकुर तो नहीं ही फूट सकते। जहर के प्रभाव से बच गए किसी कोने में पीले दूब ही उगेंगे। तबस्सुम के प्रति आकर्षण हो सकता है, प्यार नहीं। 27 अक्टूबर बृहस्पतिवार। परिवार से विरक्त व्यक्ति किसी औरत की सहानुभूति का पात्र भी हो सकता है। इसका एहसास मुझे आज हुआ। तबस्सुम अपने यहां से मेरे लिए नाश्ता लाई थी। मुझ तक पहुंचाने के लिए शायद उसके पास रिश्तेदार होने की सहूलियत थी। शौहर बच्चों वाली होने के बावजूद उसे भोगने की तमन्ना मेरे मन में जड़ पकड़ती जा रही है। मैं इस कुविचार से बिल्कुल छुटकारा नहीं पाना चाहता। इसे जिंदगी का मकसद ही बना लूं तो भी शायद कम है। 4 दिसंबर रविवार। मन की मुराद के सामने शौहर का प्यार आज कितना छोटा हो गया, ये अहमद को क्या मालूम। शौहर के प्यार के साथ मिली आजादी का ही फायदा आज तबस्सुम ने उठा लिया। औरत शायद प्यार से ज्यादा अपनी ख्वाहिशों से बंधी होती है। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वो ना कर सकी थी। शायद बीवी की अपनी ललक के पीछे शौहर की व्यक्तिगत कमजोरी शामिल होती है। 20 दिसंबर मंगलवार। मैं अपने माँ बाप के साथ रहते रहते ऊब गया था। पता नहीं मैं माँ बाप को छोड़ना चाहता था या खुद अपने को उनसे छुटकारा दिलाना चाहता था। आज से मैं पूरी तरह अहमद के यहां रहने के लिए आ गया हूं। अहमद की शराफत और दरियादिली देखकर मन आत्मा ग्लानि से भरपूर उठता है। लेकिन मेरे आत्मा ग्लानि पर नारी के प्रति आक्रोश की भावना ज्यादा भारी पड़ रही है। 25 फरवरी शनिवार। अफरोज मुझे बच्चों की तरह समझाता रहता है, लेकिन मालूम नहीं क्यों तबस्सुम से शादी करना चाहता हूं। शायद मैं इस गलाजत की जिंदगी से ऊब गया हूं। अहमद की मौजूदगी में भी सब कुछ संभव होने के बावजूद पता नहीं क्यों अब अहमद या अहमद जैसे मर्दों को देखकर नफरत होने लगी है। अहमद के सामने जमीर जैसे शब्द अपना अर्थ ही खो बैठे हैं। अहमद के प्रति आदर भाव बनाए रखने के लिए मुझे अहमद की दुत्कार और नफरत की दरकार थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। आंगन से बकरी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मैं उठकर दरवाजे की तरफ आ गया। आंगन में बल्ब की रोशनी धीमे धीमे उतर रही थी। सामने हैंडपंप के पास खड़ी आपा मुंह धुल रही थी। आपा, बकरी क्यों चिल्ला रही है? मालूम नहीं। आपा ने घूमकर बकरी को देखा, फिर पुचकारती हुई उसके करीब चली गई। आपा ने झुककर बकरी की पीठ पेट सहलाने लगी। बकरी एकदम चुप हो गई। मैं खड़ा देखता रहा। आपा, टाइम क्या हुआ होगा? अभी फजर की आजान होने वाली है। क्या? मैं एकदम से चौंक उठा। आपा हंसने लगी। इतनी जोर से क्यों चौंक रहे हो? मैं तो समझ रहा था कि रात के 11-12 बजे होंगे। आपा फिर हल्का सा हंसी। पढ़ते पढ़ते सो गए थे, इसलिए डायरी अलमारी में रख दी है। मैं अंदर की तरफ घूम गया। बेजरूरत अलमारी में झांक कर डायरी को देखा और पलंग के करीब थोड़ी देर तक वैसे ही खड़ा रहा। कमरे में उमस थी। मैं कमरे से बाहर आ गया। आंगन में आया तो बदन को ताजा हवा लगने से अच्छा लगा। सोचा छत पर और मजा आएगा। मैं छत पर जाने की गरज से जीना की तरफ बढ़ा। अफरोज, इधर ध्यान देना, मैं बाहर जा रही हूं, दरवाजा खुला रहेगा। मैं
थोड़ा सा ठिठका। अच्छा, मैं छत पर आ गया। शहर का सिर देखने का मौका बहुत कम मिलता है, खासकर उस वक्त जब इसके करीब करीब कोई नहीं होता है। अंधेरे उजाले में डूबा शहर, ऊंची नीची बिल्डिंगें, बिल्डिंगों के आसपास लहराते काले काले दरख्त बहुत ही सुहाने लगते हैं। नीचे से उठकर आती हुई कुत्तों के भौंकने की आवाजें या फिर दूर से करीब आती आती गुम हो जाती मोटरों की घरघराहटें किसी नई जगह पर खड़े होने का एहसास कराती हैं। नीचे सड़क पर रिक्शों की घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। कभी कभी किसी के खांसने या चलने की आवाजें भी सुनाई पड़ जाती। आंगन से दरवाजे की जंजीर खड़कने, फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो मैं समझ गया कि आपा जा चुकी हैं। छत की रेलिंग पर दोनों हाथों को आधा मोड़कर रखा और उसी के बल पर खड़े होकर सड़क की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी बांदी साहिबा की मस्जिद का लाउडस्पीकर खड़का, फिर आजान सुनाई पड़ने लगी। मैं फर्श पर आराम से बैठ गया और आजान सुनने लगा। इस आवाज में जब भी सुबह के वक्त आजान सुनता हूं, रूहानी सुकून मिलता है। खुदा ने मौलाना वारिसुल्लाह की आवाज में वो कशिश दी है कि हर कोई अपने आप उस आवाज की तरफ खिंच जाता है। आजान खत्म हुई तो मैं वहीं फर्श पर लेट गया। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद आंख नींद से झपकने लगी। मैंने सोने का मन बनाकर अपने को ढीला छोड़ दिया। ये भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए सोख्ता का भाग 5।